जय हिंद दोस्तों। बोर्ड बोर्ड के एग्ज़ाम देखते हुए हम लोग जो है आज प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, ठीक ना। प्रीवियस ईयर पेपर में कम से कम आप 2-4 मॉडल सॉल्व कर लीजिए, आपका 2024 जो है आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 2023 का विज्ञान का पेपर, और ये कोड है 824 ईजी। इसमें लगभग कुल टोटली 11 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक ना, जो हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं पूरे डिटेल के साथ। अच्छा, इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके साथ साथ अन्य जानकारियाँ भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे, लिखा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? सबसे पहले बात करें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसमें कुल 6 स्थितियाँ थी। कुल कितनी स्थिति थी? कुल 6 स्थिति। इसमें पूछ रहा है कब प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, तो आखिरी स्थिति थी। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक दर्पण जो अवतल दर्पण होगा, ठीक ना। यहाँ पर P होता है, यहाँ पर F होता है और यहाँ पर होता है C। F और P के बीच की दूरी जो होती है स्मॉल f होती है, ठीक। ये P जो है ध्रुव ध्रुव है, पोल, और F मुख्य फोकस है, C वक्रता केंद्र है, स्मॉल f जो है फोकस दूरी है, P और F के बीच की दूरी। अच्छा, इसमें किसी वस्तु को P और F इसके बीच में रख देंगे तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा वो देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले मुख्य अक्ष का समांतर लेके जाएंगे, जाने वाली किरण F से जाती है, P से लेके जाएंगे इधर चली जाएगी, ठीक है। ये दोनों आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, यानी इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं तो कहीं जाके मिल जाएगी। देख लीजिए, दर्पण के जब पीछे बने प्रतिबिंब तो उसको हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक। तो आभासी सीधा वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो वह कौन सी स्थिति है? P और F के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। चलिए दूसरा देख। दूसरा क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? सबसे पहली बात तो लेंस की बात किया है तो हम लोग उत्तल लेंस ही पसंद करेंगे। उत्तल लेंस में कम फोकस दूरी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस में जो एम प्रकाशिक केंद्र होता है हाई F1 होता है और ये F2 होता है। अगर हम इनके बीच में O और F1 के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो काफी बड़ा बनता है, ठीक ना। वस्तु से क्या बनता है? बड़ा। इसलिए हम जब भी लेंगे तो हम क्या लेंगे? उत्तल लेंस ही लेंगे। और उत्तल लेंस में क्या होता है कि इसमें कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब चाहे जहाँ रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा, इसलिए हम इसका चुनाव करेंगे और कम फोकस दूरी का चुनाव करेंगे, ठीक ना। तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसी गोली दर्पण में किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर। देखिए, यह का मान -15 सेंटीमीटर है, इससे अब डिसाइड कर लेंगे। अगर ये अवतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी जो है माइनस होती है, और अवतल लेंस होता है उसकी भी फोकस दूरी क्या होती है? माइनस। तो दोनों लेंस कैसे, लेंस या दर्पण क्या होंगे? दोनों अवतल ही होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल। नेक्स्ट नंबर 4, दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई व्यास समान है, श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित है, श्रेणी व पार्श्व संयोजन में उष्माओं का अनुपात क्या होगा? इसके आइए इसको चालक तार थे। मान लीजिए ये चालक तार है, इसकी लंबाई L1 है, ठीक। और इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, मान लेते हैं R1 है। और दूसरा तार है, उसकी भी लंबाई क्या है? L1 है। मतलब जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, ठीक है। मान लेते हैं दोनों L ही है। और दूसरे का प्रतिरोध क्या है? R2 है। इसका व्यास भी, इसका जितना व्यास है इसका व्यास, यानी मोटाई दोनों की सेम है। तो इनको एक बार पहले क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और दूसरी बार क्या किया गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो ये पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो R मान लीजिए R डैश बराबर R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2। चूंकि दोनों की लंबाई सेम है इसलिए प्रतिरोध भी बराबर होगा, तो 2R के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगर इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मान लेते हैं R डबल डैश है, ठीक। तो 1/R1 प्लस 1/R2, प्रतिरोध बराबर है इसलिए हम सेम लिखते हैं। हर बराबर एक बार लिख देंगे, अंश को जोड़ देंगे, तो R डबल डैश का मान कितना हो जाएगा? R/2। यहाँ पर प्रतिरोध का मान हम निकाल दिए, ठीक है। ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है, चूंकि हम जानते हैं कि ऊष्मा और प्रतिरोध क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
तो यहाँ पर H1/H2 जो होगा वो बराबर होगा R2 बटे किसके, R1 के। ठीक, R2 का मतलब ये हुआ, R1 का मतलब ये हुआ। R2 का मान रखेंगे तो R बाई का आ जाएगा 2 पूरे के बटा यानी R1, R1 का मान कितना है 2R, यानी 2R नीचे रह जाएगा। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 1 संबंधे 4 हो जाएगा। ठीक ना। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु परिपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक प्लस और माइनस वाले तार दोनों जा रहे हैं, कहीं से कट के आपस में मिल जाए, तो मिलने की वजह से इनमें धारा का मान क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर नहीं कहते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या कहता है, धारा को संसूचित करता है, यानी धारा किस तार में किस दिशा से किस दिशा में जा रही है उसको बतलाता है। विद्युत मोटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी नहीं है। एमीटर अमीटर विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, जनित्र होगा। जनित्र क्या करता है, विद्युत, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत। अच्छा, मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, हमने गलत बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी न धातु है न अधातु है न मिश्र धातु है क्या, उपधातु। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस होता है। अगला क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त में भी दो होते हैं, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, और संतृप्त में सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। इनका फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n-2। यानी इसमें संतृप्त रहेगा तो उसमें जितने कार्बन रहेंगे हाइड्रोजन का होगा उनका दुगुना का दो ज्यादा होगा। असंतृप्त में कार्बन का ठीक दुगुना होगा या कार्बन के दुगने से दो कम होगा। इसमें देखते हैं कार्बन, देखिए कार्बन का दुगुना से दो ज्यादा, यानी ये संतृप्त है, ये नहीं होगा। कार्बन है इसका दुगुना है यानी A4, ये असंतृप्त होगा। यहाँ पर देखिए एक कार्बन है 4, मतलब दुगुना करके 2 जोड़ा गया, ये असंतृप्त है। ये भी असंतृप्त, इस फार्मूले का पालन कर रहा है। इसमें से कोई एक फार्मूले का पालन करेगा ये, वही असंतृप्त होगा। ठीक है, चलिए आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह होगा, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह जो होगा एल लगाए, प्रोपेनल एल, और एल के लिए कौन सा सही होगा, ये होगा। हाई OH क्या है, ये एल्कोहल है, क्या है एल्कोहल, इसमें ऑल लगा रहेगा। ठीक है, हाई क्या है, ये कीटोन है, कीटोन में क्या लगे रहते हैं, ओन लगे रहते हैं। ये COOH ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें आइक अम्ल लगे रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नाम क्या होगा, तो इसमें होगा एथेनोइक अम्ल होगा। ठीक है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। चूंकि देखिए यहाँ पर दिया था एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। अच्छा, यम की यहाँ से संयोजकता हम बता सकते हैं, यम की संयोजकता कितनी होगी, यम की संयोजकता 2 होगी। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, यम। अगर यम और Cl यम की संयोजकता पूछेंगे तो Cl के नीचे का बताना, Cl का पूछेंगे तो यम के नीचे का बताना आप। ठीक ना, ये संयोजकता कुछ इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो यम की संयोजकता हमको पता हो गई। अब ये पूछा है कि उसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए, यम हो गया और ऑक्साइड का मतलब O हो गया, उसके नीचे उसकी संयोजकता लिखते हैं, कितनी हो जाएगी 2। अच्छा, अब इसके आगे यम और O, तो इसकी संयोजकता इस पर लगेगी, इसकी संयोजकता इस पर। तो यम के नीचे कितना 2, O के नीचे कितना 2, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यम O। तो आपका सूत्र कौन सा हो जाएगा सही, यम O। नेक्स्ट आगे देखिए, वृक्कों का कार्य होता है, तो वृक्क का कार्य क्या है, यानी किडनी, वृक्क का मतलब होता है किडनी, किडनी का कार्य है उत्सर्जन। पत्तियों की कलियां विकसित होती है, तो ये ब्रायोफिलियम में होती है। आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आनुवंशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किस बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, किसमें, हाइड्रा में होता है केवल। ठीक है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन है, उद्यान मटर होता है। ठीक, आइए 19वां,
निम्न में कौन सा एक मानव मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? मादा अगर आपको न समझ में आए तो इंग्लिश आप देख लीजिएगा, यहाँ किसकी बात कर रहा है? फीमेल की। फीमेल में कौन सा भाग नहीं है? देखिए, गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, डिंबवाहिनी होता है, कौन सा नहीं होता है? शुक्रवाहिनी। तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी वाले जी टोटली क्या हुए? खत्म हुए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सेक्शन बी पे चलते हैं, यानी पार्ट बी पे चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए। दो स्थितियां यहाँ पर दिया है। अवतल दर्पण में कुल कितनी स्थिति होती है? 6 स्थिति होती है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन। वक्रता केंद्र और किसके बीच पूछा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पहले दर्पण बनाइए, अवतल दर्पण हो गया, ठीक, ये P हो गया और ये F हो गया और ये क्या हो गया? C हो गया। तो वक्रता केंद्र आपका ये है और फोकस का ये है। यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे तो दो किरण लेके जाइए, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, F से जाएगी। एक जो है आप P से लेके जाइए, कहाँ से लेके जाइए? P से, और P से उतना ही कोण बनाते हुए दूर चली जाएगी। इसको जब मिलाएंगे तो मुख्य अक्ष के इधर मिलेगी, ठीक ना, C से सीमित दूरी पर। तो ये आपको आरेख खींचना था। दूसरा इसमें पूछा है ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच हमने अभी बनाया था कुछ देर पहले। यहाँ पर P होगा, यहाँ पर F होगा, यहाँ पर C। ध्रुव और F के बीच यहाँ पर अगर वस्तु को रखेंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दिया है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है जो मान दिए रहेंगे वो पहले आप डाटा लिखें, ठीक ना, डाटा लिखिए। डाटा में क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु, यानी 5 सेंटीमीटर जो दिया है वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट को O से दर्शाते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मतलब R का मान हो गया। किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 20 सेंटीमीटर दर्पण के सामने है, इसलिए इसको U से दर्शाएंगे। प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान आपसे पूछ रहा है। प्रकृति एवं आकार बताना है, I का मान आपको बताना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सभी मान दे दिए। ये दर्पण कौन सा था आपका? ये था दर्पण, दिया नहीं है इसमें, सवाल में आपको दिया नहीं है, लेकिन इस सवाल में आप उत्तल दर्पण मानेंगे, ठीक ना, उत्तल दर्पण मानकर ये आप लगा सकते हैं। ये अभ्यास प्रश्न का है, 14वां क्वेश्चन है, अध्याय 10 का अभ्यास का 14वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक ना। चलिए इसको हम बता देते हैं। पहले सबसे पहले उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे आप। उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी का होता है कि उत्तल दर्पण ये होता है, उत्तल दर्पण में ये P पॉइंट होता है, F पॉइंट होता है और ये C पॉइंट होता है। इस पे आप चतुर्थांश को रख दीजिए। इसके इधर की दूरी जितनी होगी धनात्मक, इधर की दूरी ऋणात्मक और ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ठीक ना। तो अब इसके F का मान इधर है, R का मान इधर है, तो ये दोनों आपके क्या होंगे? धनात्मक, ये भी धनात्मक होगा। इसके माध्यम से आप F का मान निकाल सकते हैं, उसका आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? +15। U का मान हमेशा माइनस सकते हैं, V का मान तो अज्ञात है, निकालेंगे। चलिए ये निकालते हैं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F, F का मान कितना दिया है? 15। 1/V, V का मान कितना दिया है? निकालना है, प्लस 1/U, U का मान कितना है? 20। माइनस में है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? माइनस। पूरे माइनस वाले भाग को हम इस साइड लाते हैं, तो 1/15 प्लस 1/20 बराबर क्या हो जाएगा? 1/V। इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दीजिए, या तो आप एलसीएम ले सकते हैं, 15-20 का एलसीएम लेंगे 60 होगा। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1/V। 7 बटे कितना हो जाएगा? 60, 1/V। V बराबर कितना हो जाएगा? 60/7। देखो V का मान प्लस आया है, V का मान क्या है? प्लस, और प्लस का मतलब इसी साइड बन रहा है, इसी साइड प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस इधर बनेगा तो कैसा होगा? आभासी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी। अब उसकी लंबाई भी निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब कितना बनता है? I/O बराबर -V/Q। इसका प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो I का मान तो निकालना है, O का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और V का मान अभी आपने निकाला 60/7 था, ठीक। U
ये माइनस लिख देते हैं। u का मान कितना है, -20 है, -20, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। आई 20 नहीं कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आई बराबर 3/7, ठीक। अब 5 यहाँ था, 5 से यहाँ गुणा कर देंगे, 15 बटे का हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इसको भाग दे देंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड, देखिए ये मान लिखते जाएंगे, 4 ओम के प्रतिरोधक में, 4 ओम का प्रतिरोधक, कहने का मतलब ये है कि 4 ओम का प्रतिरोधक है, मतलब कि प्रतिरोध आर का मान कितना हो गया, 4 ओम हो गया। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी कि एच का मान हो गया 100 जूल हो गया। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर बताइए, भी का मान आपको बताना है। इनमें संबंध क्या होता है, एच बराबर v²/r/t होता है। यहाँ प्रति सेकंड दिया, प्रति सेकंड का मतलब टी का मान कितना लेंगे, 1 सेकंड। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। एच का मान 100, v² का निकालना है, आर का मान कितना दिया है 4 गुणे टी का मान 1, इधर कर देंगे 400 बराबर का हो जाएगा v²। अब v² की करड़ी इधर लग जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी से जब ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। v का मान कितना आएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नामांकित चित्र आरेख खींचकर विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत कार्य विधि और नामांकित आरेख खींचकर विद्युत मोटर, यानी विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इसको आप लोग अलग से प्लेलिस्ट बनी उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं उपभाग नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मेथेनल, मेथेनल का आपको संरचना सूत्र बनाना है। पहले मेथ देखिए, मेथ किसके लिए होता है, देखिए 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, और 2 कार्बन रहेगा तो एथ, ठीक ना, और 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, ठीक। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, ठीक। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइएगा, उनके बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाइएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो आइन लगाइएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं मेथनल। तो सबसे पहले मेथ की बात करेंगे तो 1 कार्बन की बात कर रहा है, ठीक ना, 1 कार्बन हो गया। अब इसमें एल लगा है, एल, एल का मतलब होता है ये जो सी होगा डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक ना, मेथेनल के लिए हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक हाइड्रो कार्बन का 4 पूरा होना चाहिए, 1 2 3, एक ठो हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, ठीक। HCHO, या इसको बोल सकते हैं HCHO, ये इसका संरचना सूत्र हो गया, ठीक। प्रोपाइन के देखते हैं। प्रोपाइन का मतलब प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, ठीक ना। और इसके साथ साथ आइन लगा, आइन यानी आइन मतलब YNE, तो आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पे एक जगह। अब एच लगा दीजिए, देखिए यहाँ 1 कार्बन है, 4 होना चाहिए पूरा इसकी संयोजकता, तो 1 बॉन्ड हो गया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का 1 2 3 4, मतलब इसका पूरा है, इसका एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, ठीक ना, आगे पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। पेंटोनोन 3 का देखते हैं। पेंट का मतलब हुआ 5, कार्बन कितने होंगे 5, 1 2 3 4, और कितने हो गए 5। अच्छा पेंटोनोन, ओन लगा है इसमें, कौन सी लगा है, ओन, और ओन का मतलब क्या होता है COO, मतलब सी एक जगह रहेगा, डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आप करिए, 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड ओ कर दीजिए, ठीक ना, तो ये ओन लग जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ उनकी बॉन्ड पूरा कर दीजिए, 4, एक लगा है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3 4 पूरा, 1 2, यहाँ पर 2 लगेगा, 1 यहाँ पर 3, ठीक ना। ये आपका पेंटोनोन का होगा। ब्यूटोनोन, ब्यूटोनोन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक। ओन लगा है, क्या लगा है, ओन, ओन का मतलब होता है जो कीटोन होता है, ओन लगा होता है, C डबल बॉन्ड O, इसमें भी जैसे पेंटोनोन था वैसे ब्यूटेनोन। तो ई कै नंबर पे है, ई 2 नंबर पे है, 2 नंबर का मतलब यहाँ आप लगाएंगे, ठीक। अब हाइड्रोजन को यहाँ पूरा कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन पूरा है, यहाँ पर 1 2 कार्बन का बॉन्ड 2 होगा, 1 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये संरचना सूत्र हो गया आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां।
तत्व के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, यानी 1 का 17, 12, 18 और 20 है। तत्वों के नाम बताने हैं, आवर्त सारणी बतानी है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप सब कुछ बता सकते हैं। पहले हम बात करेंगे नंबर इसकी 12 की, तो 12 नंबर पे कौन है? मैग्नीशियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2, 8 और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये के है, यल है, यम है। हाइड्रोजन कोष है, ये कोष आवर्त को बताता है। किसको बताता है? आवर्त को। तो आवर्त की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3। आवर्त की संख्या 3। अब कोई भी आवर्त है तो 7 ठे आवर्त होते हैं। 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर होता है 7। अच्छा, पहले वाले में 2 तत्व हैं केवल, और दूसरे तीसरे में कितने तत्व हैं? 8 और 8। और चौथे और पांचवें में कितने हैं? 18 और 18। और छठवें सतवें में कितने हैं? 32 और 32। तो पहली बात, आवर्त 3 का तत्व होगा। कौन तत्व का होगा? 3 का। 3 का होगा। तो पहले वाले में 2 तत्व तो भर गए हैं, दूसरे वाले में 8 तत्व भर गए हैं, और तीसरा वाले में जो अब नंबर आया इसका 8 तत्व इसमें भी होंगे। 2 और 8 10 हो गए, और 10 और दूसरे नंबर पे नंबर है तो वर्ग 2 हो जाएगा। ठीक है ना? देखा, आवर्त 2 के वर्ग नंबर कोने में होगा? 2। या तो बोल सकते हैं आवर्त 3 का जो है वो दूसरा तत्व है। कौन सा तत्व है? दूसरा तत्व है आवर्त 3 की। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं। पहला हो गया मैग्नीशियम, दूसरा 17वां था। 17वां किसका नंबर है? क्लोरीन तत्व का है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए के एल एम एन में 2 होगा, 8 होगा और कितना होगा? 7। तो हाई जो बता रहा है, ठीक ना, 1, 2, 3 कोषों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो आवर्त नंबर कितना हो गया? आवर्त नंबर हो गया 3। 3 का चौथा तत्व होगा? 7वां तत्व होगा। आवर्त नंबर 3 का कौन सा तत्व? 7वां तत्व। अब है आर्गन। ठीक ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक 18 तत्व आर्गन है। 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 8। के हो गया, यल हो गया, यम हो गया। ठीक है, तो 1, 2, 3 कोष कितने? 3। तो आवर्त नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और वर्ग, वर्ग की अगर बात करें 2, 8, 8, मतलब इसमें आप बोल सकते हैं वर्ग कौन सा है इसका? 18वां वर्ग है। तीसरे आवर्त का वर्ग जो होगा 18वां होगा। ठीक, अब बात करते हैं, ये है 20 नंबर। 20 नंबर किसका है? कैल्शियम का। इसका लिखेंगे 2, 8 और 8 और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4। आवर्त की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। आवर्त की संख्या 4। और वर्ग नंबर कहाँ पे आएगा? 2, क्योंकि 2 और 8 ये तीनों वाले में बढ़ जाएंगे। ठीक, चौथे वाले वर्ग में चौथा नंबर होगा, दूसरा तत्व होगा। ठीक ना? ठीक, आइए 6वां क्वेश्चन हो गया। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट बनाते हैं, और इसके साथ क्या बनाएंगे? इनका क्या करना है? रासायनिक समीकरण लिखना है, और उसको क्या करना है? लास्ट में संतुलित करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग संतुलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां का ए देखते हैं। सोडियम सल्फेट पहले दिया है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या आता है? Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट हो गया, और उसमें बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मिला है, BaCl2 हो जाएगा। और दोनों मिलके बनेंगे क्या? I प्लस हो जाएगा, I माइनस, I प्लस हो जाएगा, I माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। तो Na2 का हो जाएगा BaSO4 बनेगा, BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 अब प्लस Na का हो जाएगा Cl। संतुलित करने के लिए यहाँ से 2 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। बी वाला देखिए, बी में बोला है कि मरकरी ऑक्साइड, मरकरी का मतलब होता है Hg, ऑक्साइड मतलब ये हो गया। मरकरी ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो बोला मरकरी मिला, और इसके साथ साथ क्या मिलेगा? मरकरी मिलेगा, इसके साथ साथ ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, Hg 2 हो गया, 2 से गुणा कर देंगे। सी वाला देखिए, अब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाते हैं तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बोला, देखिए पूरा प्लस होता है, I प्लस I माइनस, तो ये इसके साथ चला जाएगा। ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, इसको हटा देगा उसके स्थान से, तो जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस
H2 हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डी का। डी में बोला है आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन है उसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। तो देखिए Fe है कॉपर सल्फेट से ज़्यादा अभिक्रियाशील, उसको तत्व से हटा देगा तो FeSO4 बन जाएगा, प्लस कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक है, अगला इसके बाद ई का देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पर उष्मा दिया गया तो ये विघटित हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में और किस में होगा, CO2 में हो जाएगा। ठीक, अगला लास्ट है जिंक में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3, क्या बनेगा, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बनाया है, जिंक नाइट्रेट बनाया, इसके साथ साथ Ag बन जाएगा। ठीक है, ये संतुलित था आपका। देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मिलकर ये बनाया, यहाँ पर क्या बनेगा उसको हमने भरा, मरकरी ऑक्साइड है, मरकरी बनेगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन बना था वो लिखा, ये दोनों मिलेंगे तो ये बनेंगे और डॉट 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 क्या बनेगा उसको हमने यहाँ पर भर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा, अथवा में करके यहाँ पर दिया है हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया, हाइड्रोजन की दहन अभिक्रिया का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन कोई ले लीजिए CH4 हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना तो हाइड्रोकार्बन होता है, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ आप 2 से गुणा कर सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ भी 2 से गुणा कर सकते हैं। अच्छा, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, प्रतिस्थापन मतलब स्थापित कर दे, कार्बनिक यौगिक का ही लेना एग्जाम्पल, ये भी याद रखिए। तो कार्बनिक यौगिक एक ले लेते हैं CH4, इसमें मिला देते हैं क्लोरीन, तो एक क्लोरीन दूठ है Cl और Cl से मिलकर बना है, तो एक थे Cl इसके साथ आ जाए, इसमें से एक H मिल इसके साथ आ जाए तो CH3 हो जाए और Cl इसके साथ मिल जाए और उसके साथ साथ HCl का हो जाए बाहर, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या पूछा है, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर, तो एक तरफ लिख देते हैं ऑक्सी और दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं, अनाक्सी। ठीक ना, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। क्या सुने आप, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में न हो मतलब उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता न हो उसे हम कहते हैं अनाक्सी श्वसन। इसको, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसमें 38 ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसमें 2 ATP के रूप में प्राप्त होती है ऊर्जा। ठीक, इसकी बात करेंगे तो ये कोशिका द्रव में होती है, ये क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव, प्लस माइटोकांड्रिया में भी, माइटोकांड्रिया ये दोनों में संपन्न होती है, ये खाली कोशिका द्रव में होती है, ये कहाँ होती है, केवल कोशिका द्रव में। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, 2 ही दिया था हमने 3 लिख दिया, एक्स्ट्रा आप जानते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, उसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लसिका और रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। चलिए लसिका और रुधिर में कोई 2 अंतर लिखते हैं। ठीक है, ये 8वां का बी हो गया, एक तरफ है लसिका और दूसरी तरफ है रुधिर, दोनों में अंतर पूछा है। ठीक, तो ये जो लसिका होती है ये लाल रंग की होती है, कैसी होती है, ये लाल रंग की होती है, ये कैसी होती है, रंगहीन होती है, हल्के पीले रंग की, किस रंग की होती है, हल्के पीले रंग की होती है। इसकी बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें, इसकी बात करें तो इसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रुधिर पट्टिकाएं होती हैं और इसमें वही चीज नहीं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस किया, इसका मतलब नहीं है, उसको आप लिखिएगा। ठीक है ना, आगे आइए, कायिक जनन किसे कहते हैं, तो कायिक जनन का मतलब होता है, कायिक जनन का अर्थ क्या होता है, आइए ये आपको समझाते हैं। तो पादप के कायिक अंगों, कायिक अंगों, कायिक अंग में कौन कौन से आ जाएंगे, जड़ आ जाएगा, तना आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पत्ती आ जाएगा। तो कायिक अंगों के जड़ तना पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण करने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद आइए हृदय का कार्य बताना है, 8वां का कौन सा है,
डी है, 8वां का डी। हृदय का कार्य शरीर के सभी अंग तक रुधिर को पहुंचाना। रुधिर का मतलब रक्त, रक्त को पहुंचाना, शरीर के विभिन्न भाग तक रक्त को पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ साथ जितने अशुद्ध रक्त होते हैं उनको क्या करता है, एकत्रित भी करता है। ठीक, इसके साथ साथ वो अशुद्ध को फेफड़े तक पहुंचाता है। ठीक, ये काम है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9वां क्वेश्चन। रासायनिक संश्लेषण क्या होता है? इसमें भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं के नाम लिखना है। अच्छा, रासायनिक संश्लेषण क्या होता है मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। रसायन विज्ञान में उद्देश्य पूर्वक एक या क्रम से कई रासायनिक अभिक्रिया कराकर एक या अनेक उत्पाद बनाने की क्रिया को रासायनिक संश्लेषण कहते हैं। अच्छा, 3 जीवाणु के अगर इसमें नाम पूछ रहा है तो पहला नाम नाइट्रोमोनास है, नाइट्रोमोनास। ठीक, अगर हम दूसरे की बात करें, 3 जीवाणु के नाम लिख रहे हैं हम, ठीक ना, जो रासायनिक संश्लेषण में भाग लेते हैं। दूसरा नाइट्रोसो, नाइट्रोसोफोकस। ठीक ना, अगर हम तीसरे की बात करें तो उसका नाम है हाइड्रोजीनोमोनास, हाइड्रोजीनोमोनास, हाइड्रोजीनोमोनास। ठीक, ये 9वां क्वेश्चन था। पाचक एंजाइम के कार्य लिखिए। पाचक एंजाइम का क्या कार्य होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में प्राप्त करता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, वसा को वसीय अम्ल में। ये सब पाचक एंजाइम के क्या थे? कार्य थे। चलिए आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, इस संक्षेप में समझाना है आपको। लैमार्कवाद और डार्विनवाद हम समझा देते हैं। लैमार्कवाद ने कहा था, ये दोनों लोग जिराफ पे अपना एग्जाम्पल समझाए, जिराफ। ठीक ना, लेमार्क जो बात थे, उन्होंने लैमार्कवाद में लेमार्क ने कहा था कि जो जिराफ होते हैं वो जब वो अपने भोजन के तलाश में थे तो पेड़ पौधे की पत्तियों को खा रहे थे। जैसे जैसे पत्तियां कम होने लगी भोजन की तलाश में, ये धीरे धीरे अपने गर्दन को ऊंचा करके पत्तियों का भोजन प्राप्त करना चाहे, जिसके कारण उनकी धीरे धीरे आगे का कद और उनकी गर्दन लंबी होती गई, जिसके कारण उनकी जो संतान उत्पत्ति हुई उन्हीं के जैसे उत्पन्न होने लगी। ये परिवर्तन कई वर्षों लग गए ऐसा होने में। और डार्विनवाद कहता है कि ऐसा नहीं है। डार्विन ने ये कहा था कि जितने भी आज के जिराफ हैं, ठीक, उनके जो पूर्वज थे वो पहले से ही लंबे गर्दन वाले थे। लंबे गर्दन वाले और कम लंबी गर्दन वाले दोनों लोग थे। लेकिन जीवन संघर्ष के दौरान जो लोग अपने भोजन प्राप्त कर लिए वो रह गए, और जो लोग भोजन नहीं प्राप्त किए तो जीवन संघर्ष के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनकी आने वाली संतति भी ऐसे ही प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसको आप लोग किताब से देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, पुष्प में निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं? ठीक है, तो पुष्प में निषेचन उपरांत होने वाले परिवर्तन को हम बता दे रहे हैं। अगर बात करें हम वाय दल की, ठीक ना, बात करते हैं वाय दल की, तो वाय दल हुआ या दलपुंज हुआ, वाय दल या दलपुंज या पुंकेसर, पुंकेसर। ठीक, इसके साथ साथ वर्तिकाग्र, ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये सूख कर का होते हैं, झड़ जाते हैं, सूख कर ये झड़ जाते हैं। ठीक है ना, ये तीनों सूख कर झड़ जाते हैं। जबकि अंडाशय जो होता है, अंडाशय, ये अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फल में। अब बीजांड की बात करें अगर हम, वो जो है बीज में बदल जाता है। ठीक, इसके साथ साथ अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय की जो भित्ति होती है, ठीक है ना, वो फल भित्ति में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फल भित्ति में बदल जाता है। तो ये टोटली 11 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का पेपर लाएंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से बीत जाएगा। धन्यवाद।